प्रीति सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई थी। वो जब तैयार होकर आई, उसने देखा विक्रम काउच पर सोते दिखा। विक्रम की लंबाई काउच से ज्यादा थी तो उसके पैर काउच से बाहर आ रहे थे। प्रीति को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कुछ सोचकर पूजा रूम की तरफ बढ़ गई। उसने वहां आकर भगवान के मंदिर को साफ करना शुरू किया। पूजा की थाल तैयार करके उसने पूजा की सभी तैयारियां कर दी थी। तभी नानी जी वहां आई और सब तैयारी देखकर बहुत खुश हुई। फिर साधना जी भी आई। सभी ने मिलकर पूजा करनी शुरू की। कुछ ही देर में राणा जी और विक्रम भी आ गए। सभी ने पूजा मिलकर की। थोड़ी देर में ही विक्रम फिर अपने रूम में चला गया और नानी जी प्रीति को अपने पास बिठाते हुए बोली, तुम तो बहुत जल्दी जाग जाती हो। हमें बहुत अच्छा लगा कि अब इस घर की परंपरा टूटेगी नहीं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब मैं छोटी थी तभी से मम्मी ने कभी मुझे देर तक सोने नहीं दिया, इसीलिए ये कब आदत में आ गया पता ही नहीं चला। फिर कुछ देर बात करके प्रीति किचन में आ गई। साधना जी भी वहां थी। प्रीति ने साधना जी से पूछा, आज नाश्ते में क्या बनाना है? आप बस बताइए, मैं बना देती हूँ। साधना जी मुस्कुराकर बोली, आगे से तो तुम्हें ही संभालना है, तो कल से बना लेना। जाओ, आज आराम कर लो। प्रीति ने उनके हाथों से आलू लेकर छीलते हुए कहा, तो मुझे यहाँ पराया किया जा रहा है। आपने तो कहा था मैं आपकी बेटी हूँ, पर यहाँ तो आप मुझे बहू बना रही हैं। साधना जी भी मुस्कुराकर बोली, तुम मानोगी नहीं। चलो तो आज तुम्हारे हाथ का आलू पराठा खा लेते हैं। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई भी करनी थी, तो यही सही, कुछ मीठा बना लो। प्रीति ने साधना जी को किचन से बाहर करते हुए प्यार से कहा, हाँ, आप चिंता ना करें, मैं बना लूंगी। आप आराम से बैठिए और हाँ, मुझे बताते रहिएगा यदि कुछ गलत हो जाए। साधना जी मुस्कुराते हुए नानी जी के पास बैठे हुए बोली, एक बेटी की कमी थी जिसे विक्रम ने पूरा कर दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना है, इनकी जोड़ी सलामत रहे। नानी जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, पर उनके दिमाग में अभी भी घूम रहा था जब विक्रम ने बताया था कि प्रीति किसी और से प्यार करती है। प्रीति ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। साधना जी ने उसे विक्रम को बुलाने को कहा। सुधा वहां होकर भी नहीं थी। प्रीति विक्रम के रूम में आई। उसने देखा विक्रम अभी भी खिड़की के पास खड़े होकर पहाड़ी की तरफ देखते हुए किसी सोच में मगन था। प्रीति ने विक्रम से कहा, विक्रम, नाश्ता करने चलो। विक्रम जो किसी सोच में मगन था, प्रीति की तरफ हड़बड़ाते हुए देखकर कहा, हाँ हाँ चलो। प्रीति ने फिर रुकते हुए कहा, वो मम्मी पूछ रही थी कल आप कहाँ थे, कहाँ गए थे? सुबह गए थे, फिर देर रात वापस आए थे, इसीलिए। विक्रम जो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहा था, पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, कह देना मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था, इसीलिए देर हो गई। प्रीति ने धीरे से सर हिला दिया, पर मन में थोड़ी उथल पुथल अभी भी लगी हुई थी। विक्रम नीचे चला गया। उसने चेयर पर रखा विक्रम का कोट जैसे ही उठाया, उसकी जेब से दिल्ली से पुणे की एयर टिकट गिर पड़ी। प्रीति ने टिकट उठाकर अपने मन में कहा, विक्रम पुणे गए थे, पर इतनी दूर अपने दोस्त से मिलने? आखिर ऐसा कौन सा दोस्त है और उससे क्या काम था जिससे मिलने इन्हें इतनी दूर जाना पड़ा, वो भी तब जब शादी जस्ट हुई है। मम्मी ने कितने मन से मिलने के लिए लोगों को बुलवाया था, उनका मन ही रख लेते, पर नहीं, ये तो गायब भी हो गए थे। क्या सच में इन्हें इस शादी से कोई मतलब नहीं है? फिर उसने कोट को सही जगह रखा और वो भी नीचे खाना खाने आ गई। नीचे सभी नाश्ते के लिए बैठे थे। प्रीति ने आकर सभी को नाश्ता दिया। सभी ने नाश्ता किया। आज सभी को आलू के पराठे में नया टेस्ट लग रहा था। राणा जी आखिर बोल ही पड़े, ये आज के पराठे बहुत ही अलग है। साधना, ये तुमने तो नहीं बनाए, और चंदन के हाथ के तो मैंने एक बार खाए थे, जिसे मैं दूसरी बार नहीं खा पाए। विक्रम भी पूछना चाहता था तो उसकी प्रश्नवाचक सी निगाहें ऊपर उठ गई। साधना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आज का नाश्ता बहू ने बनाया है, लीजिए ये बादाम का हलवा, बताइए ये कैसा बना है। विक्रम ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा, मॉम मुझे मत दो, मुझे तो बस अपनी नानी के हाथ का पसंद है। साधना जी ने जबरदस्ती उसे पकड़ाते हुए कहा, आज प्रीति की पहली रसोई है तो ये तो खाना ही है और नेक भी देना है। सभी ने जैसे ही हलवा खाया सब चौंक गए थे, क्योंकि नानी के हाथों का टेस्ट आज के बादाम के हलवे में आ रहा था। विक्रम ने कब पूरा हलवा खा लिया उसे पता ही नहीं चला। जब नेक देने की बात आई तो सभी ने प्रीति को नेक दिया, पर जब विक्रम की बारी आई तो सबकी निगाहें विक्रम की ओर ठहर गई। विक्रम ने धीरे से कहा, वो मुझे पता नहीं था, मैं बाद में ले आऊंगा। प्रीति झट से बोल पड़ी, कोई नहीं मम्मी जी, मैं अपनी पसंद का कुछ ले लूंगी, अपना गिफ्ट ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ूंगी। बोलकर उसने अपनी जीभ दबा ली तो सभी मुस्कुरा उठे। साधना जी मुस्कुराते हुए बोली, विक्रम बहू को ले जा और कुछ अच्छी सी चीज दिला देना।
तभी सोई हुई सी सुधा वहां आई, जिसने वैसी ही हालत में अपनी प्लेट में नाश्ता डालते हुए कहा, कहाँ जाना है? विक्रम जरा रुकना, मैं भी चलती हूँ। विक्रम ने सुधा को इग्नोर करते हुए प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, फिर मुझे भी काम से निकलना है। प्रीति ने अपनी को देखकर कहा, पर मैं तो तैयार ही हूँ, क्या और तैयार होना है? साधना जी ने मुस्कुराकर प्रीति को जाने का इशारा किया तो प्रीति भी विक्रम के पीछे हो ली। सुधा बस दोनों को जाते हुए देखती रही। उसने मन में कहा, हो जाओ खुश प्रीति, पर अब ज्यादा समय नहीं। तुम्हारे चेहरे की खुशी को यदि मैंने दुख में नहीं बदला तो मेरा नाम भी सुधा नहीं। दोनों ही निकल गए थे। दोनों के ही मन में उथल पुथल मची हुई थी, पर ऊपर से दोनों ही शांत थे। विक्रम ने प्रीति की ओर बगैर देखे ही कहा, वो यहाँ पास ही अक्षरधाम मंदिर है, वहां चले, फिर हम मार्केट चलेंगे। प्रीति ने भी धीरे से सर हिला दिया। विक्रम ने कार अक्षरधाम मंदिर के सामने रोकी। वहां पर तो प्रीति भी कई बार आ चुकी थी, पर आज विक्रम के साथ आना एक अलग सा सुकून दे जा रहा था। दोनों ने वहां दर्शन किए और कार से मार्केट की तरफ निकल गए। पार्किंग जोन में विक्रम ने कार रोकी। प्रीति ने बाहर निकलते हुए कहा, आप पार्क कीजिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ। विक्रम कार पार्क करने लगा। तभी प्रीति की नजर समीर पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर कार में बैठा था। प्रीति उसे देखकर पिछली सारी बातें भूलकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, समीर, समीर, समीर रुको। विक्रम प्रीति को अचानक दौड़ता देखकर घबरा गया। वो कार लॉक करके प्रीति की ओर आ ही रहा था। वो भी घबराकर प्रीति की ओर दौड़ा। प्रीति पागलों की तरह समीर की कार के पीछे दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी और जब तक संभलती तब तक एक तेज आती कार से टकराने वाली थी। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। तभी विक्रम ने पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। कार हॉर्न बजाती हुई प्रीति के बगल से निकल गई। विक्रम ने ध्यान से प्रीति के चेहरे की ओर देखा। वो अभी भी घबराई सी विक्रम के गले से लगी हुई थी। थोड़ी ही दूर से समीर ने प्रीति को देखा, फिर अपनी कार से आगे निकल गया। विक्रम को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रम ने प्रीति को दूर किया और उसका हाथ पकड़कर खींचकर रोड के किनारे ले गया। प्रीति के हाथों को झटक कर विक्रम ने प्रीति से पूछा, ऐसे पागलों जैसे दौड़ क्यों रही थी? पता है उस कार से टकराती तो क्या हो सकता था? वो कार कितनी तेज आ रही थी। प्रीति ने भी विक्रम से दूर होकर कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मर जाती, और मर जाती तो मर जाती, आपका क्या जाता है? वैसे भी ये दिखावे की तो शादी है जिसे कुछ महीनों में टूटनी ही है। प्रीति की बात सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर गुस्से में कहा, तो तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चलो घर जाकर वहीं मरना, पर जब तक मेरे साथ हो तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। विक्रम प्रीति का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए कार तक ले आया। रास्ते भर प्रीति विक्रम से हाथ छोड़ने को बोलती रही, पर विक्रम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। कार का डोर खोलकर लगभग सीट पर धकेलते हुए उसने प्रीति से कहा, मरने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो आज मर ही जाना, मैं नहीं संभालूंगा तुम्हें। वो वापस डोर लॉक करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में दिख रहा था। प्रीति को जब ध्यान आया कि उसने क्या किया और विक्रम गुस्से में घर ले जा रहा है, तो उसकी आंखों के सामने सभी के चेहरे घूम गए। उसने आंखों में पानी भरते हुए धीमे से कहा, विक्रम प्लीज अभी मुझे घर नहीं जाना है, मैं क्या जवाब दूंगी सबको, प्लीज सॉरी, अब से ऐसी गलती नहीं होगी, कार वापस ले लो। विक्रम प्रीति की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। प्रीति ने ध्यान दिया, कार विक्रम के घर ना जाकर प्रीति के घर के साइड जा रही थी। अब तो प्रीति को और भी घबराहट होने लगी। उसे याद आया कि मीडिया में फैली हुई खबर के कारण उसके मम्मी पापा कितना परेशान रहे थे। अब फिर शादी के एक दिन के बाद ही यदि बेटी फिर घर आ जाए तो कैसे संभालेंगे सभी, ये सोचकर ही उसे घबराहट हो गई। उसने विक्रम से फिर कहा, आप कार मेरे घर क्यों ले जा रहे हैं? सॉरी कह रही हूं ना, प्लीज यहाँ कार मत रोकिए। पर विक्रम ने कार प्रीति के घर के सामने जाकर रोक दी। प्रीति के साइड का दरवाजा खोलकर उसने कहा, बाहर आओ और जाओ अपने घर। प्रीति ने विक्रम की ओर देखा, पर विक्रम अब पलट कर खड़ा हो गया था, तो प्रीति भी भारी कदमों से कार से बाहर आई और आगे जाने लगी। उसने आशा भरी निगाहों से विक्रम को देखा। विक्रम ने एक नजर उसे देखा, फिर कार से पानी का बोतल निकालकर पानी पीने लगा। प्रीति ने जब देखा वो इसे इग्नोर कर रहा है और उसकी बात अब नहीं सुनेगा, तो वो भी अपने घर की तरफ बढ़ गई। उसने बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसके पहले ही एक हाथ बेल बजाने के लिए बढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया में तनु को पता ही नहीं था कि वहां ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर ममता भी तेज का इलाज करने के लिए पहुंच गई थी। मोहित पल पल की खबर तनु को देता जा रहा था। 2 से अब 3 डॉक्टर तेज की केयर करने के लिए वहां थे
और तीनों ही अपनी फील्ड में महारत थे। रात की केयर खुद डॉक्टर ममता ने अपने हाथों में ले रखी थी। इतने महीनों में अब मोहित के पैरों की तकलीफ लगभग खत्म सी हो गई थी। वो अब हॉस्टल ना जाकर तेज के रूम में ही बैठकर पढ़ाई करता था। उसने भी देखा सभी डॉक्टर तेज के लिए बिल्कुल लगे हुए थे। एक रात मोहित बैठकर अपने नोट्स बनाने में लगा था। डॉक्टर ममता कंप्यूटर स्क्रीन में तेज के ब्रेन का मूवमेंट और हलचल रिकॉर्ड कर रही थी। वो स्टडी करने में लगी थी कि तेज का ब्रेन बाकी के बॉडी को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। डॉक्टर स्मिथ ने सभी के ऑब्जेक्शन के बाद भी एक नई दवा तेज को इंजेक्ट की थी, जिसके बाद से ही डॉक्टर ममता की नींद उड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कहीं वो दवा तेज के ऊपर कोई बैड रिएक्ट ना करे। तभी तेज के हाथों की उंगलियों ने रिएक्ट किया। तेज के पास ही नोट्स बना रहे मोहित की नजर जब तेज की उंगलियों पर पड़ी तो उसने बगैर वेट किए तेज का वीडियो बनाना चालू किया। उसने डॉक्टर ममता को आवाज दी जो वहीं कंप्यूटर पर काम कर रही थी। ममता दी, जल्दी आइए। ममता जो अपने काम में मगन थी, किसी अनहोनी की आशंका में तुरंत ही तेज के बेड की तरफ भागती हुई आई। मोहित ने ममता से कहा, ममता दी, नहीं नहीं डॉक्टर ममता, देखिए अभी जीजू ने अपने हाथों की उंगलियों को हिलाया था, मैंने देखा। मोहित अब तेज के हाथों को पकड़कर बैठा हुआ था। डॉक्टर ममता ने जब देखा तेज ने भी मोहित के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। आखिर डॉक्टर स्मिथ की दवा काम कर गई थी और तेज के ठीक होने की उम्मीद जागने लगी थी। मोहित ने ऐसे ही तेज के हाथों को पकड़कर रखा और कहा, देखना जीजू, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अभी दीदी को ये वीडियो भेजता हूँ, वो जानकर बहुत खुश होंगी। मैं जानता हूँ उनकी जान भी यहाँ अटकी हुई है। फिर उसने तनु को वीडियो सेंड करके लिख भेजा, इम्प्रूवमेंट सीन इन जीजूज राइट हैंड फिंगर। तनु जो अभी किसी मीटिंग में बिजी थी, उसने मोहित का मैसेज देखा। वो अपने होटल ओबेरॉय के प्रॉफिट और लॉस पर चर्चा कर रही थी। ये वही होटल था जिसके पीछे काली पड़ा था। उसने इसके सारे पेपर्स अरुण से मंगवा लिए थे। काली भी मीटिंग में आने वाला था। तनु ने एक नजर उसे देखा और मीटिंग कंटिन्यू करने लगी। काली अपना बहुत सारा काम छोड़कर सिर्फ एक कहने पर वहां आ गया था। उसने दिल से तनु को बहन माना था और तनु का कहा वो टाल नहीं सकता था।